नमस्कार सभी को। महिला परीक्षक 2023 के एग्ज़ाम में विज्ञान अर्थात साइंस से बिल्कुल ही 3 क्वेश्चन ज़रूर आने हैं और 3 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी से भी या फिर सभी से आ सकते हैं। आज हम इसी पर एमसीक्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक, यहाँ यौगिक है, यौगिक अपने प्रचलित नाम के साथ सुमेलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ यौगिकों के नाम दिए गए हैं इस लाइन में, और इस लाइन में उनके प्रचलित नाम अर्थात जो हम लोग यूज़ करते हैं सामान्यतः उन नामों को प्रचलित नाम कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या इसे सॉल्ट पीटर कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट इसे सॉल्ट पीटर कहा जाता है और इसका अणु सूत्र KNO3 होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का। इसके बाद लेड ऑक्साइड इसे भी रेड लेड कहा जाता है और इसका अणु सूत्र होता है PbO। ठीक है, PbO इसका अणु सूत्र होता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल। क्या इसे सिरका कहा जाता है? तो बिल्कुल कहा जाता है, यह भी सही है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा डी। उससे पहले देखते हैं एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है। ठीक है, COOH इसका फॉर्मूला है। और लास्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, तो इसे खाने का सोडा नहीं कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यदि हम यहाँ पास लिख दें तो ये हो जाएगा खाने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा कोलाइड का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है पूछा गया है। कोलाइड, पहले तो कोलाइड जानिए होता क्या है। तो कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है अर्थात इसमें मिश्रण का कोई निश्चित नहीं होता, कितना कौन सा यौगिक होगा या कौन सा अणु होंगे। ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण है और इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है इसके कणों का आकार, उस जो कि हमें खुली आंखों मतलब ऐसे सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सरलता से देख नहीं सकते। इसके बावजूद क्या करते हैं, ये प्रकाश का फैलाव करने में सक्षम होते हैं। बहुत छोटे होते हैं किंतु प्रकाश का फैलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कोलाइड। अब देखिए इनमें से कौन सा कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले कीचड़ दिया गया है। कीचड़ बिल्कुल ही कोलाइड का एग्जाम्पल है। कीचड़, धुआं और रंगीन पत्थर तीनों ही कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अलावा बादल, दूध और पनीर, क्रीम, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, फोम, रबर आदि ये सभी भी क्या हैं? कोलाइड के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्न में से कौन से यौगिक अपनी उपयोगिता से सुमेलित नहीं है। योग लिखा गया है, यौगिक है। ठीक है, यौगिक अपनी उपयोगिता से सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सूत के उत्पादन में होता है? तो बिल्कुल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में होता है? सूत के उत्पादन में होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है इसका फॉर्मूला। और इसके बाद देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जल को मृदु बनाने में उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं जल, मृदु और कठोर होते हैं। ठीक है, कठोर जल जिसमें साबुन आसानी से नहीं घुलता, मृदु जल जिसमें साबुन आसानी से घुल जाता है। तो ये 2 प्रकार के जल होते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है, इसलिए यह भी सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH2। ठीक है, CaOH2 ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है क्या? तो बिल्कुल किया जाता है, यह भी सही है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है NaOH। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका pH मान सही सुमेलित नहीं है? किसका pH मान पूछा गया है यहाँ, कौन सा? देखिए सुमेलित नहीं है बोला गया है, नहीं को बिल्कुल ध्यान देना है।
कभी कभी एग्ज़ाम में इसको हाईलाइट कर देता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है, और हम केवल सुमेलित है पढ़ के पहला टिक लगा दिए, बिल्कुल सही है, ये हो जाता है। हालांकि यहाँ पास रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये बिल्कुल सही है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, बिल्कुल सही है। नींबू का पीएच मान 3.2 होता है, बिल्कुल गलत है। नींबू का पीएच मान होता है 2.2, ठीक है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। इसके बाद दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है बोला गया, ठीक है। कठोर धातु बोला गया, सबसे कठोर तत्व बोला जाता तो हीरा होता, लेकिन धातु बोला गया, हीरा बिल्कुल नहीं है, सोना भी नहीं है, टाइटेनियम भी नहीं है, ठीक है। तो प्लेटिनम है, और इसे क्या बोला जाता है? सफ़ेद सोना भी बोला जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है इसको, ठीक है। किसको? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, मिश्र धातु में मिश्र धातु है पीतल, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं पूछा गया। पीतल में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है, तांबा एवं टिन बिल्कुल गलत है। तांबा एवं टिन किस में होता है? कांसे में होता है, ठीक है। कांसा जो कांस से होता है उसमें होता है तांबा एवं टिन। तांबा एवं जिंक किस में होता है? मिश्र धातु पीतल में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देख लेते हैं तांबा, जिंक एवं निकल, अर्थात तांबा एवं जिंक है तब वो कांसा बनेगा, लेकिन तांबा एवं जिंक के साथ उसमें यदि निकल मिला दिया जाए तो वो जर्मन सिल्वर बनता है, जिसके बर्तन बनते हैं जर्मन सिल्वर। इसके क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से कोई नहीं का यहाँ कोई रोल नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी राशि उसके SI मात्रक के साथ सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे पहले तो जानिए मात्रक होता क्या है। मात्रक मतलब किसी चीज़ को मापने की एक इकाई होती है, उसको मात्रक बोलते हैं। जैसे वजन को हम किलोग्राम से नापते हैं, ग्राम से भी नापते हैं, है ना, पाउंड से भी नापते हैं, तो ये वजन का हो गया। लेकिन SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको सभी ने स्वीकृत किया गया है, ऐसी मापन पद्धति क्या कहलाती है? SI मात्रक पद्धति या SI मापन पद्धति कहलाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं समय का मिनट दिया गया, पहले ही ऑप्शन यहाँ गलत है और यही सुमेलित नहीं है, अर्थात यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। जो SI मात्रक होता है सेकंड होता है, और इसे S से दर्शाते हैं। किससे? S से दर्शाते हैं। अगला देखते हैं ज्योति तीव्रता। देखिए MCQ करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन देखें आंसर देखें निकल लिए, यहाँ आपको बाकी आंसर में भी क्यों नहीं हो रहा है इसको भी देखना चाहिए, अर्थात पूरी तरह से उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या किस प्रकार गलती हो सकती है, गलती की क्या संभावना है, उसको देखना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैडेला, बिल्कुल यहाँ देखिए, अब ये तो गलत है, इसका मतलब ये तीनों सही होंगे। तो देखिए ज्योति तीव्रता के मात्रक होता है कैडेला, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है CD से दर्शाते हैं इसको, एम्पियर A से दर्शाते हैं, और इसके बाद मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, ठीक है। इस प्रकार इसको दर्शाते हैं MOL से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना है? ऑप्शन ए दिया गया है 1/2, या फिर क्या 1/4 है, या 1/6 है, या 1/8 है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। पृथ्वी की तुलना में वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 1/6 है, जबकि पृथ्वी में कितना है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। इसमें समझिए कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। तो स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है, उस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण यदि वेग में परिवर्तन हो रहा है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में, तो वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, पृथ्वी में पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी में पलायन वेग का मान कितना है? सबसे पहले तो जानिए पलायन वेग होता क्या है। तो वह वेग या वह गति या वह वेग जो जिस वेग से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से किसी वस्तु को हमने फेंक दिया, ठीक है, फेंका, और इस स्पीड से फेंका कि ये पूरे जिस ग्रह पर है, ठीक है, जिस ग्रह पर है, चाहे वह पृथ्वी हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हो, तो इस ग्रह से हम किसी वस्तु को ऐसे फेंके, इस प्रकार से हमने फेंका, इस गति से फेंका कि वह उसके जो गुरुत्वाकर्षण की रेंज है उसको पार कर गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की रेंज को पार कर गया और अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर हो गया। ये होता है पलायन वेग। पलायन वेग एक न्यूनतम मान है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
ठीक है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के दायरे से बाहर भेजना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु को पृथ्वी से किस वेग से फेंकना होगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से। किलोमीटर प्रति घंटे की बात नहीं हो रही, किलोमीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इस वेग से फेंकने पर क्या होगा, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे को पार कर जाएगा। ये होता है पलायन वेग। ये न्यूनतम होता है, इससे अधिक वेग से फेंकेंगे तो भी पार कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए डायनेमो अर्थात जनरेटर ऐसा जो यंत्र है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। किसमें, यांत्रिक से बदलता है विद्युत में। आपने देखा होगा ये मशीन है जो कि एक विद्युत उत्पन्न करने की मशीन है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यंत्र की ऊर्जा को विद्युत में बदल दिया। तो ये तो आंसर यहाँ पास होगा नहीं, जब ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है हमको, विद्युत से यांत्रिक में बदलना है, जबकि जनरेटर क्या कर रहा है, यांत्रिक से विद्युत में बदल रहा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद देखते हैं लाउड स्पीकर, ये क्या करता है, विद्युत को क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। जबकि विद्युत मोटर क्या करता है, जैसे पंखे में जो मोटर लगे होते हैं वे क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। जहाँ पास आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैकेनिज्म में परिवर्तित हो रहा है तो वो क्या होगा, विद्युत मोटर मतलब विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तित हो रहा है, ऐसा समझना है। और विद्युत सेल क्या करता है, ये विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसीलिए सेल से हमें ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, किसी पतले ट्यूब को पानी में डुबाने पर पानी स्वतः ही, यहाँ स्वतः नहीं है, स्वतः है, ठीक है, पानी स्वतः ही उसमें क्या होता है, कुछ दूर ऊंचाई तक चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, मान लीजिए, अच्छे से नहीं बन पा रहा है लेकिन ये ट्यूब है, मान लीजिए एक पाइप है, बहुत पतली पाइप है, और इसमें ये मान लीजिए यहाँ वाटर है, ये पानी है यहाँ पास। तो क्या होता है कि कुछ दूर ये पानी के सतह से, ये मान लीजिए यहाँ तक पानी में डूबा हुआ है, तो पानी क्या होता है, इससे और ऊपर चला जाता है। ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। पानी तो यहीं तक है लेकिन इस नली में कहाँ तक चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया पानी। तो ये किस गुण के कारण होता है, पानी का कौन सा गुण है जिसके कारण ऐसा होता है। तो पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है केशिकत्व के कारण, ठीक है, केशिकत्व के कारण होता है। और केशिकत्व के कारण ही मोमबत्ती में मोम, जो धागे से मोम चढ़ता है लौ तक, और दीपक में जो दिए की बाती में क्या होता है, तेल चढ़ पाता है, इसी गुण के कारण, द्रव के इसी गुण के कारण ये सभी कार्य हो पाते हैं। इसके बाद देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा पानी पर कुछ कीड़े वगैरह तैरने में सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि जल का जो गुण है कम से कम क्षेत्रफल घेरने का होता है, कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है द्रव का। तो देखिए इसी के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद क्या होती है, गोल होती है, वर्षा की बूंद गोल होती है और द्रव फैलना नहीं चाहता, अर्थात उसके पृष्ठ पर एक बल कार्य करता है जो उसे रोक के रखता है। ये क्या कहलाता है, आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। और इसी के कारण कई कीड़े मकोड़े मच्छर जैसे ये क्या होते हैं, नाली के पानी में आपने देखा होगा ये तैरते रहते हैं। और यदि हम नाली के पानी में मिट्टी का तेल डाल दें तो क्या होता है, वह उसकी पृष्ठ तनाव कम हो जाती है, पृष्ठ तनाव कम होती है, जिससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े डूब जाते हैं। तो ये होता है पृष्ठ तनाव। इसके बाद देखते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है, तो श्यानता द्रव की गति का विरोध करती है, ठीक। गति का विरोध कैसे करेगी, मतलब देखिए आप पानी को कहीं भी डालिए वो क्या होगा, आसानी से बह जाएगा, ठीक है, आसानी से बह जाएगा, पानी आसानी से बह सकता है। लेकिन पानी की जगह पर आप यदि घी को डालें तो पानी से कम स्पीड में बहेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप ग्रीस को डालें उससे भी कम स्पीड से बढ़ेगा। तो ये होता है द्रव की प्रवृत्ति। तो जो ये रोकने का गुण होता है, अपने आप को रोकने का गुण, बहाव को, द्रव के बहाव को रोकने का गुण ही क्या कहलाएगा, श्यानता कहलाता है। तो ये तीन गुण हमने अच्छे से देख लिए यहाँ पास, और यहाँ पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केशिकत्व हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं दिया है और आंसर हो रहा है केशिकत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्न में से वायुमंडल की किस सतह के कारण रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार संभव हो पाता है। वायुमंडल की किस सतह के कारण, वायुमंडल में कई सतह होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ देखिए ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये सारे मंडल दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा मंडल होता है, वायुमंडल की कौन सी सतह होती है जिसके कारण रेडियो तरंगों से संचार संभव हो पाता है? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। इसके माध्यम से क्या होता है, रेडियो संचार संभव हो पाता है। और यही जो विद्युत का गर्जन होता है यही होता है, प्लस माइनस यही होते हैं, इसलिए इसको आयन मंडल बोलते हैं। समताप मंडल का तापमान सदैव समान रहता है। और ओजोन मंडल की महत्ता तो आप सभी जानते हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसी में सभी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? तो क्या ध्रुवण के कारण होता है, या प्रकीर्णन के कारण, या विवर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण? तो सबसे पहले जानते हैं ये होते क्या हैं। ध्रुवण क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में समान रूप से इस प्रकार से वितरित न होकर एक ही स्थान पर इस प्रकार से केंद्रित हो, तो ये क्या होता है, ध्रुवण कहलाता है। और इसका उपयोग कार में पोलोराइड में करते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन जानिए वायुमंडल में स्थित क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं। धूल के कण स्थित होते हैं, जल के कण स्थित होते हैं। इन सब के कारण क्या होता है, प्रकाश का बिखराव हो जाता है। अंतरिक्ष से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसका क्या होता है, बिखराव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसलिए प्रकाश का जो नीला रंग है हमें दिखाई देता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है। ध्रुवण कार में पोलोराइड में उपयोग होता है। विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन जानिए वायुमंडल में स्थित धूल के कण, विवर्तन मतलब क्या है, विवर्तन मतलब अवरोध के किनारों पर मुड़ना। ठीक है, अवरोध है, मान लीजिए प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आ गया, इस तरफ से इस प्रकार प्रकाश आ रहा है, यहाँ एक अवरोध है, तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इस प्रकार ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, अवरोध के किनारों से इस प्रकार ऐसे मुड़ जाती हैं, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होता है, इसी के प्रभाव से जो है तारे स्पष्ट नहीं दिखाई देते, धुंधले दिखाई देते हैं, धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला इसी में जो दिया गया है व्यतिकरण, तो ये जो साबुन के रंग हैं, रंगीन दिखाई देते हैं साबुन के बुलबुले, ये व्यतिकरण के कारण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में क्रोध, भय, खुशी इन सबको नियंत्रित करती है? तो यहाँ आप देखिए एड्रिनल ग्रंथि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसके अलावा जो थाइमस ग्रंथि दी गई है ऑप्शन में, ये प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि पीयूष ग्रंथि ये शरीर के सभी अन्य ग्रंथियों को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विषाणु जनित रोग से मस्तिष्क सड़ने लगता है? ऑप्शन ए दिया है सार्स, दूसरा दिया है एंसेफेलाइटिस, सी दिया है रोहा या ट्रेकोमा बोलते हैं इसे, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंसेफेलाइटिस। इसके कारण क्या होता है, मस्तिष्क सड़ने लगता है। जबकि यहाँ देखिए सार्स क्या है, कोरोना वायरस के कारण होता है। ठीक है, कोरोना वायरस द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। जबकि रोहा क्या है, ये नेत्र रोग है, आँखों में धुंधलापन आने लगता है इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया मलेरिया, बी दिया गया डेंगू, सी दिया गया रेबीज और डी दिया गया है चेचक। तो इसमें जानिए चेचक भी विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी, डेंगू भी। मलेरिया बस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और प्रोटोजोआ कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इसमें ठंड के साथ आवर्ती बुखार आता है। आवर्ती मतलब बार बार बुखार आता है ठंड के साथ। डेंगू क्या होता है, डेंगू में मच्छर द्वारा फैलता है एक तो ये, और शरीर में दर्द होता है, आँख, कान और मसूड़ों से इसमें रक्त स्राव होता है। रक्त स्राव मतलब रक्त बहता है। ठीक है, रक्त निकलने लगता है। रेबीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको। मरीज को क्या होता है, जल से डर लगने लगता है, पानी से बिल्कुल डरता है इंसान जब रेबीज होता है तो। और ये कुत्ते द्वारा काटे जाने से होता है, पागल कुत्ते के काटे जाने द्वारा। और चेचक क्या है, ये चेचक क्या है, शरीर में फफूंदों का बनना, तीव्र ज्वर, ये सभी इसके लक्षण हैं। और एक खास बात इसके बारे में, चेचक के बारे में, 1977, ठीक है, 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है, अर्थात भारत से चेचक का उन्मूलन हो चुका है 1977 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्षार का कौन सा प्रकार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो जानिए एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन तीनों ही उपस्थित होते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इन तीनों के अलावा एक और होता है जो चौथा प्रकार है गुआनिन। ठीक है, गुआनिन, ये 4 प्रकार के क्षार डीएनए में उपस्थित होते हैं।
एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, AGTC, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वायु की गति व दाब, देखिए गति व दाब दोनों बोला गया है, का पता लगाने के लिए करते हैं। गति भी और दाब भी, ध्यान दीजिए यहाँ पास। यदि आपको यहाँ वायु का दाब बोला जाता तो बैरोमीटर आंसर हो जाता, लेकिन गति के साथ बोला गया है तो यहाँ इसका क्या आंसर हो जाएगा, अनीमोमीटर। अनीमोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैरोमीटर का एक उपयोग और होता है वायु दाब के अलावा, वायुमंडलीय दाब इसमें ज्ञात करते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करते हैं बैरोमीटर से। जबकि इसका एक और उपयोग होता है किसी स्थान से, मतलब किसी स्थान की क्या करते हैं हम, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अनीमोमीटर देख लिया हमने। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है इसका। और किस काम में उपयोग किया जाता है, पानी की ऊपरी सतह पर क्या हो रहा है वह दृश्य देखने के लिए। और हाइड्रोमीटर क्या है, इसका देखिए पानी से यहाँ पास संबंध नहीं है, मतलब सीधा सीधा पानी से संबंध नहीं है, और भी उपयोग हैं इसके। अपेक्षिक घनत्व एवं अपेक्षिक गुरुत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें गुरुत्व मापने में गुरुत्वमापी भी है और घनत्वमापी भी है, ठीक है, घनत्व भी मापन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेल में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन दिया गया सेल्यूलोज भित्ति किसके सेल में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है जंतु, बैक्टीरिया, कवक, पौधे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों के सेल में क्या होता है, सेल्यूलोज भित्ति नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, या ए और बी दोनों। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इस प्रकार हमने साइंस के टॉप 20 MCQ कवर कर लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।